एंड ऑफ कोर्स राशिद भाई, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी हारिस रऊफ की, आई मीन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है डेथ ओवर्स में, उनकी रॉ पेस है, बेस्ट स्ट्राइक रेट है उनका, इकनॉमिकल भी है डेथ, बट आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गए हैं और वो वाले हारिस रऊफ नहीं दिख रहे। टाइम होता है, हर एक का एक पीक होती है, वो पीक शायद गुजार ली है उन्होंने, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ मैचेस में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, शायद उनका सेकंड होम ऑस्ट्रेलिया है, वो दिल से बॉलिंग करते हैं, लेकिन है बॉलर में मैच विनिंग कैपेबिलिटी तो मौजूद है उनके अंदर। कभी कभार उनका जो रडार में बॉल आना शुरू होती है तो वो बचते नहीं है। T20 फॉर्मेट है ही ऐसा, वनडे वगैरह में वो थोड़ा बचत हो जाती है, लेकिन T20 में जब उनको हिट लगना शुरू होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, शायद वो अपनी जो बेस्ट बॉल है उसको नहीं कर पाते, यानी कि यॉर्कर नहीं होती, फिर उनके पास लेंथ बॉल देते हैं जो कि स्लॉट में आती है और वो बहुत ज्यादा बाउंड्री कंसीड करते, छक्के चौके बहुत तकते हैं उनको। आपने देखा होगा कि कराची टीम के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और वो मैच हार गए, लेकिन अभी भी उनके अंदर ऐसी चीज है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अभी दूसरा जो आया है, उनकी जो बॉडी शेप है उसमें इंजरी नहीं होती थी उनको, अभी जो इंजरी हुई है अमेरिका में वो एक कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बोर्ड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे काफी बॉलर्स हमारे अनफिट है और शाहीन भी शोल्डर इंजरी के बाद सेम, नसीम शाह भी सेम नहीं रहे, लेकिन हारिस को अपने आप को टेक केयर करनी पड़ेगी क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा है, वो हर जगह खेल रहे हैं, तो यहाँ पे उनको अपना वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। हम बैट्समैन को लेके चले जाते हैं वर्कलोड के लिए, हमें अपने फास्ट बॉलर को सेव करना हो। एंड स्पीकिंग ऑफ इंजरी, तो शादाब खान की भी एक पिक्चर देखी, उनके हाथ पे कास्ट लगा हुआ था। ठीक है, आई होप ही गेट्स वेल सून। एंड यू नो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं हमारे स्पिनर्स, क्योंकि शादाब की बात कर रहे थे, तो थोड़ा स्पिनर्स इन 2024-25 सीजन में हमारे बेस्ट स्पिनर्स कौन रहे। सो उस्मान तारिक जो है उन पर भी बात करें, 32 उन्हें विकेट ली है 20 मैचेस में, द गुड एवरेज स्ट्राइक रेट और इकनॉमिकल भी रहे। एंड ऑफ कोर्स फिर हम लोग ने बात भी करी थी। अच्छा यू नो राशिद भाई, मैं थोड़ा ऐसी सोची थी, विशफुल थिंकिंग, क्योंकि इब्रार इमाद को तो शायद हम फ्यूचर में अब देखें या नहीं देखें, बट इमरान और इमाद का बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेफ्ट आर्म एक्यूरेसी भी, थोड़ी मिस्ट्री भी, कंट्रोल भी करेंगे, बट तो क्या हमें इमाद जैसा एक स्पिनर, मतलब समवन जो उसके अंदर आपको इमाद जैसी कुछ स्किल्स दिखते हो एंड वो आ सकते हैं और इब्रार के साथ एक अच्छा स्पिन डुओ बन जाए? इमाद स्पेशल बॉलर था, वो बैटिंग भी कर सकते थे और बड़ा अच्छा प्लेयर रहे वो भी एक दिन में नहीं बने थे, उन्होंने डोमेस्टिक खेली, उसके बाद PSL में आए, कराची किंग्स का हिस्सा रहे और आखिर में आपने देखा तो उनको 10 साल तो PSL खेलते हुए हो गए, ये हो गए, नवाज हो गए, हमें दूसरे बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर ढूंढने हैं। और तो आपको इमाद जैसे कोई प्लेयर दिख रहे हैं सर्किट में? मैं नहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो देखिए पावर प्ले में स्पेशलिस्ट बॉलर रहे हैं वो, और मोस्टली लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने कोई अच्छा बैट्समैन आ जाए पावर प्ले में वो मुश्किल हो जाती है, और फिर मिडिल ओवर में भी, डेथ ओवर में इतनी बॉलिंग इमाद नहीं करते थे, लेकिन हमें पावर प्ले के लिए ढूंढना है। अबरार तो कर लेते हैं, ठीक है, और मैं उसमें अभी आपने जो स्लाइड दिखाई उसमें तीनों स्पेशलिस्ट बॉलर हैं जो टॉप 3 में, 3 टूर्नामेंट जो PCB के खेले हैं इन्होंने, PSL को मिला के तीनों स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, तो ऑलराउंडर नीचे चले गए। देखें उस्मान तारिक 32 विकेट्स है, उसामा मीर 18 विकेट, 17 अबरार अहमद के विकेट है, तो यहाँ पे अगर हम कर लेंगे तो टॉप जो बॉलर थे वो नजर आ रहे हैं हमें कि स्पेशलिस्ट है। इमाद वसीम जैसा मिल सकता है, ऐसा नहीं है, हमें वर्क करना पड़ेगा कि बैटिंग भी वैसी करता हो, क्योंकि हम लोग जो स्पिनर्स पे ज्यादातर जो जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं बैटिंग भी करता हो, कुछ दिल है हमारे पास, वो बैटिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, तो इसी तरह नवाज को हम देख रहे हैं, हम शादाब को देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ एक नया अंडर-19 से जो आता हुआ या एमर्जिंग प्लेयर देखना पड़ेगा जो कम से कम 5-6 साल पाकिस्तान को सर्व कर सके। ठीक है, लेट्स ऑल्सो जस्ट लुक मूव ऑन। T20 की तो हमने काफ़ी अब लंबी बात कर ली, अब ODI बात कर लेते हैं। मुझे कभी कभार लगता है राशिद भाई कि हमारे अंदर एक टेम्परामेंट ख़त्म हो गया है लॉन्गर फॉर्मेट का, बट ODI में कैसा रहा पाकिस्तान का सीज़न? ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने 3 ODIs खेले, 2 जीते 1 हारे, विन परसेंटेज आपके सामने। जिम्बाब्वे ने 3 के खिलाफ 3 ODIs खेले, हमने 2 जीते 1 हारे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4,
and we won 4. न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 and we lost 6. वेरी डिफरेंट. पाकिस्तान जैसा ओडीआई में इंडिया के खिलाफ हमने एक खेला था, जितना पाकिस्तान ओडीआई में मुझे लग रहा था कि हम लोग बड़े ज़बरदस्त चाहते हैं, मिक्स बैग है, समझ नहीं आता. आप राशिद भाई थोड़ा सा आप भी एनालिसिस करते इस पर. देखिए ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया का सीजन अर्ली था वो, और वो अपनी टीम को बिल्ड कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और हमने बॉलिंग अच्छी की. हमने बहुत ज्यादा रन नहीं किए, शॉर्ट मतलब लो स्कोरिंग गेम आप कह सकते हैं. टाइम की एक थोड़ी इनिंग नजर आएगी, अब्दुल्ला शफीक की एक 50 नजर आएंगे, 30-35 बाबर आजम के, आपको बड़े रन नजर नहीं आए. सेम चीज बॉलिंग में भी देखे, हमारे शाहीन एंड हारिस बहुत डोमिनेट किया. फिर वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, वो भी अपनी टीम देख रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए देख रहे थे, और बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने बिठा भी दिए थे. लेकिन फिर भी 2 बड़े कंट्रीज में हम सीरीज जीते हैं, ओडीआई सीरीज जीते हैं. लेकिन न्यूजीलैंड का जो आपने दिखाया 6-0, वो थोड़ा सा कंसर्न है. इंडिया के खिलाफ तो हम हार ही गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में. तो 2 सीरीज हम जीते जरूर, लेकिन उसका हमें फायदा नहीं हुआ. चैंपियंस ट्रॉफी में हम स्ट्रेट ही बाहर हो. तो आप जब सीरीज खेलते हो ना, अपनी तैयारी करते हैं. शायद हम लोग रीबिल्ड में चले गए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही चले गए थे, और जब खिला के फिर उन्हीं प्लेयर को हमने दोबारा बाहर कर दिया. तो ये चीजें हैं कि हमारे जो कोचेज हैं या वो भी चेंज हो गए. जो सिलेक्शन कमेटी है वो स्ट्रिक्ट रहे अपने फैसलों के ऊपर, कि अगर ऑस्ट्रेलिया से जो शुरू हुए थे तो वही टीम 2 चेंजेस के बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेती. हमने बहुत ज्यादा चेंजेस, खुशदिल शाह को ले आए, बहुत सारे चेंजेस हुई हैं, आपको याद होगा. एंड अभी चले थोड़ा टॉकिंग पॉइंट्स में हम ये डिस्कस कर लेते हैं. पाकिस्तान के बैटर्स, टॉप बैटर्स इन ओडीआई, इन पे भी नजर डाल लेते हैं. हैव दैट लुक अगेन. एंड वो एक इंकन्सिस्टेंसी तो रही है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो हमने देखी है ना, फ़खर जमान ने, बाबर आजम ने. आई मीन यहाँ मेंशन नहीं है, मगर इफ्तिखार अहमद, रिजवान की भी कुछ मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस आए थे, मगर रिलायबल नहीं थे वो. तो बैटर्स पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, एंड साइमा अयूब भी इसमें शामिल है. देखिए सैंपल साइज बहुत छोटा है तमाम प्लेयर्स का. सिर्फ आप देखेंगे बाबर आजम को देखेंगे आप, 14 इनिंग्स है, 12 इनिंग है अब्दुल्ला शफीक की है, और 9 है साइमा अयूब. बाकी सब ने बहुत कम खेले, 3-1 कुछ इनिंग्स खेली है. बाबर आजम का जो है एक रोल डिफरेंट डिफाइन किया हुआ, जिसमें 42 की एवरेज से उन्होंने 500 रन किए हैं तकरीबन. साइमा अयूब का टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छा रहा, उनका जबरदस्त रहा. 105 का स्ट्राइक रेट इन ओडीआई बहुत ही ब्रिलियंट रहा. 100-3-50 रहा है. अब्दुल्ला शफीक तकरीबन फ्लॉप रहे, कुछ इनिंग के अलावा बिल्कुल फ्लॉप रहे. 250 उन्होंने किए थे. एक ऑस्ट्रेलिया की इनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका एवरेज 26 का, स्ट्राइक रेट 67 का. प्लेयर अच्छे हैं, इन्होंने बताया, पीएसएल में भी बताया, और आगे चल के भी ये दिखाएंगे, क्योंकि प्लेयर में गट्स जरूरी है. लेकिन बाकी सैंपल साइज बहुत छोटा है. उस्मान खान 1 इनिंग, फखर जमान 3 ही देखें, इमामुल हक है, और बहुत. तो इससे पता चलता है कि हमारे जो कैरेक्टर थे उन्होंने टीम में इतनी चेंजेस की कि 3 प्लेयर लगातार खेले, इसके अलावा हमने सेटल ही नहीं होने दिया किसी को. एंड अब आप वैसे हम लोग एक कंसिस्टेंट प्लेइंग 11 में भी, आपको पता है वर्ल्ड कप के बाद हम सेटल नहीं हो पा रहे. आपको लगता है कि हमारे पास एक अच्छा ब्लेंड है ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस प्लेयर जो होना चाहिए? आई मीन हम कहाँ लैक कर रहे हैं? ओडीआई की प्लेइंग 11 क्वेश्चन मार्क हो जाता है. हम लोग ओडीआई और टेस्ट मैच की अगर बात करते हैं तो हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है बिल्कुल भी. मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आपको. 2021 हो, 22 हो, 23 हो, 24, 25 हो जाए, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अभी जो टेस्ट मैच खेल रही थी कनाडा में, वही सेम बॉलर 4 बॉलर खेल रहे थे, जो कि वर्ल्ड कप में भी जितवाया उन्होंने, जिसमें नेथन लाइन एक ऐसे ओडीआई नहीं खेलते, कमिंग, स्टार्क एंड हेजलवुड. तो क्या है, उनके पास 1500-1600 विकेट्स हैं. ऐसा थोड़ी रोजाना चेंज थोड़ी करते हैं, वो वर्कलोड मैनेज करते हैं अपना, वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन उनकी टीम बॉलिंग ही जितवाती है आपको. टेस्ट में 2 दफा बॉलिंग ही जितवाएगी. ट्रू. बैटिंग ठीक है, सपोर्ट होता है, लेकिन वही चीज हमें अपने यहाँ लेके आते हैं. तो जो 22 में जो हमारी टेस्ट टीम खेली थी, उसमें 1 प्लेयर या 2 प्लेयर खेल रहे होंगे. बाबर भी ड्रॉप हो गया, शान मसूद होंगे शायद, एक आध और कोई होगा. तो ये फर्क है दूसरों की सिलेक्शन में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की और हमारी सिलेक्शन में. हमें थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि हम जिसको लेके आ रहे हैं वो सही प्लेयर है. यही सिलेक्शन कमेटी है जो सिलेक्ट करती है, 6 महीने बाद उसको रिजेक्ट कर देती है. उसको टाइम तो दें पूरा. जो भी प्लेयर लेके आए कम से कम 10 इनिंग्स दें किसी भी फॉर्मेट की.
एंड फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो हम ओडीआई को डिस्कस, पाकिस्तानी स्पिनर्स कैसे थे ओडीआई में, पहले इस पे भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। 2024-25 ग्राफिक्स ऑन योर स्क्रीन, मैं भी उसकी तरफ देखूंगी। एंड फैसल अकरम ने 3 इनिंग्स खेली, 5 विकेट्स ली उन्हें, एवरेज ऑफ 16। कामरान गुलाम ने भी 2 इनिंग्स में 1 विकेट ली। आई मीन स्टैंड आउट बॉलर तो आपके सामने हैं 2, एक तो ऑफ कोर्स अबरार अहमद जिन्होंने 9 इनिंग्स में ही टुक 15 विकेट्स, एंड देन आगा सलमान जिन्होंने 13 इनिंग्स में 12 विकेट्स ली। सो यस, यू नो वही आप बात कर रहे थे, इस पर भी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं, पाकिस्तानी स्पिनर्स इन दिस फॉर्मेट। राशिद भाई देखिए ना, इसमें साइम अय्यूब आ रहे हैं। साइम अय्यूब का आने का मतलब है कि आपका 6वां 7वां स्पिनर आपके इसमें आ रहा है। सलमान अली आगा भी इसमें आ रहे हैं और खुशदिल शाह भी इसमें आ रहे हैं जी। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके मैचेस 5, 13 और 6 मैचेस हैं, और अबरार के 9 मैचेस हैं। सुफियान मुकीम और फैसल अकरम वेरी टैलेंटेड, उनके 3 मैचेस हैं। बाकी आप इस लिस्ट देखें, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, साइम अय्यूब, कामरान गुलाम आपकी स्पिन बॉलिंग अटैक में ओडीआई में है। तो आप ओडीआई में क्यों पीछे हैं? तो आपका ये स्ट्रेट बता रहे हैं, ये टेम्पलेट, ये टेबल बता रहे हैं आपको कि आपके पास स्पिनर्स क्वालिटी के मौजूद नहीं है। जो हैं अबरार पे बिलीव हम कर सकते हैं, वो सुफियान मुकीम तक आपने खिलाया ही नहीं सुफियान को मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में, तो खुद गलती करते हैं, फिर उसी को दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का जो गैप आया, तो वहीं तो प्लेयर खराब होता है, उसको मेंटली तौर पे आप टॉर्चर करते हैं। तो हर कोई मेंटली इतना टफ नहीं होता कि वापस आके परफॉर्म कर सके। तो ये आपको टेबल शक्ल बता रही है कि हमारे जो पास बॉलर है वो फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, अबरार, 3 ऐसे बॉलर हैं। 2 के मैचेस कम है, 1 ने 9 मैचेस खेले में, वो नजर आ रहा है, बाकी सारे बैट्समैन है। ठीक है। अच्छा, अब लोग स्पिनर्स की बात करें तो जल्दी से हम साथ साथ आपको पेसर्स की भी बात कर लेते हैं। ओडीआई में हमने देखा है शादाब एंड नसीम ने शेयर करते हैं द न्यू बॉल, बट वही अगेन लैक ऑफ सपोर्ट मिडिल ओवर्स में। शादाब खान भी बिल्कुल इनकंसिस्टेंट रहे थे। तो यू नो ओडीआई बॉलिंग जो है हमारी लैक कर रही है डिफेंसिव कंट्रोल। राशिद भाई, स्पेशली जो हमारा 30 से 45 वाला फेज आता है, इसमें वी नॉट टेकिंग विकेट्स। सो लेट्स आप भी देखिए नंबर्स जी। इसमें देखें, मैं पहले ये बात करूंगा, हम ऑस्ट्रेलिया में जीते और साउथ अफ्रीका में जीते, ओडीआई की जो हम बात कर रहे थे, उसमें हमने 4 बॉलर को आजमाया है। शाहीन 11 इनिंग्स में 23 विकेट, हारिस 13 मैच में इनिंग्स में 19 विकेट, नसीम शाह 13 में 18, और आखिर में मोहम्मद हसनैन को ले 6 में 5। ये आपके मेन बॉलर रहे हैं 2 सीरीज में, और आप रिजल्ट देख लें, नंबर ऑफ मैचेस से आपको पता चल रहा है। आकिब जावेद अभी गए थे, वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। मोहम्मद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, इंजर्ड ज्यादा रहते हैं, 2 मैचेस मिले इनको, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, 6.9 की इकॉनमी रेट। आमिर जमाल आपके सामने है। तो आपके पास 4 नजर आ गए बॉलर जो आपके हैं, जिन पे हमें कंसिस्टेंट परफॉर्म करवाना चाहिए। हसनैन पे काम करना चाहिए मजीद। हसनैन ऐसा बॉलर है जो कि मजीद बेहतर हो सकता है। बाकी जितने भी हैं इंजरीज के ऊपर ज्यादा जा रहे हो। और मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्बास आफरीदी भी ट्राई किया मगर वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहे। नसीम शाह को टी20 में अच्छा मुकाम बना रहे हैं, हल्के टीम के अंदर ही हो रहे हैं टी20 में, लेकिन वनडे में भी वो आ सकते हैं। लेकिन टी20 में अगर देखा जाए तो अब्बास आफरीदी अच्छा ऑप्शन है हमारे। ठीक है, चले और भी बात हम ज़रूर करते, मगर यस, नसीम शाह को भी अपना थोड़े इंजरी मैनेजमेंट को सही करना पड़ेगा और उन्हें लॉन्गर फॉर्मेट खेलना है।